इस क्लास में हम रीनीट बायोलॉजी 2026 का पेपर एनालिसिस कर रहे हैं। यहाँ पर हमने आपको एनसीईआरटी के किस पॉइंट से ये क्वेश्चन बनाया गया है वो समझाया है। सभी 90 क्वेश्चन एनसीईआरटी बायोलॉजी से ही आए हैं और इनको एक एक करके हम स्टडी कर लेते हैं। ये इस प्रकार से हम अभी रिव्यू दे रहे हैं जिससे आपको अच्छा लगे कि क्लास में कुछ अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। बस आपको थोड़ा सा समय देना है और बहुत से पॉइंट आप यहाँ से सीख के ही जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन के सामने ये है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं उनमें क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन देखने को मिलता है और इनकी रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो हम इसको देख लेते हैं। एनसीईआरटी एनिमल किंगडम में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो क्रीपिंग एंड क्रॉलिंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन को लोकोमोशन को शो करते हैं। इनमें 3 चैम्बर हार्ट देखने को मिलता है। यूजली 3 चैम्बर हार्ट मतलब 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हार्ट यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसीलिए ये इस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नीट 2027 में बनाया जाएगा, अगर इसी टॉपिक के आसपास से बनाया जाएगा तो हम यहाँ भी स्टडी कर लेते हैं कि जो रेप्टाइल्स होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं और ये मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं। ड्राई स्किन इनकी होती है। इनके साइंटिफिक नेम भी हमें याद रख लेना है कि बॉल लेजार्ड का हेमिडेक्टिलस, ट्री लेजार्ड, गार्डन लेजार्ड, टार्टोवाइस और टर्टल। इस प्रकार से सांप पॉइजनस स्नेक जो कि बेंगेरस और नाजा नाजा होता है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो केल्विन साइकिल होती है उसमें 3 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितने बार वो केल्विन साइकिल ऑपरेट होगी। तो एनसीईआरटी ने रिडक्शन टॉपिक में यहाँ पर लिखा हुआ है कि केल्विन साइकिल 6 टाइम ऑपरेट होती है एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। इसीलिए 6 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे 3 में, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने पूछा है कि यहाँ पर 1 है लेकिन वहाँ पर पूछा है 3 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के बनाने के लिए कितने टाइम ये साइकिल ऑपरेट होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 18 टाइम। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है, तीसरा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने फोटो रेस्पायरेशन से। तो फोटो रेस्पायरेशन की एक रिएक्शन लिखी हुई है और इन्होंने यहाँ पर पूछा है कि साथ में और क्या बनेगा इस जगह पर। तो 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट यहाँ पर बनता है, स्पष्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। RUBP instead being converted to 2 molecules of PGA bind with oxygen to form 1 molecule of phosphoglycerate and phosphoglycolate। 2 कार्बन फॉस्फोग्लाइकोलेट के बनते हैं। इसको फोटो रेस्पायरेशन कहते हैं। यहाँ पर देखना ऑक्सीजन का यूज हो रहा है तो ये एक हार्मफुल प्रोसेस भी यहाँ पर मानी जाती है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? थर्ड ऑप्शन 2-फॉस्फोग्लाइकोलेट। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 ये पूछा गया है कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें मेल और फीमेल गैमेटोफाइट इन जिम्नोस्पर्म द female and male and female gametophyte remain within sporangia। जिम्नोस्पर्म सीड आर नॉट कवर्ड, ये बिल्कुल सही है, इसीलिए इनको नेक्ड सीड कहते हैं। यहाँ इस लाइन से पहला स्टेटमेंट पूछा गया था, मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस।
दे रिमेन विद इन स्पोरेंजिया। इस स्टेटमेंट को उन्होंने पूछा है यहां से, इसीलिए ये जो पहला स्टेटमेंट है ये यहां पर सही हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा भी सही है। क्वेश्चन नंबर 95, यहां पर उन्होंने पूछा है कि इनके पास 206 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, 206 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, तो बताना है कि कितने पायरुवेक एसिड बनेंगे। अब हम ये जानते हैं कि एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 2 पायरुवेक एसिड बनते हैं, तो 206 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से डबल पायरुवेक एसिड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर जो ये ग्लाइकोलाइसिस की एंड प्रोसेस, यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर 2 पायरुवेक एसिड के मॉलिक्यूल बन रहे हैं एक ग्लूकोज से। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। 95 का आंसर हो जाएगा 412, मल्टीप्लाई करेंगे तो। आशा करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया है कि जब 2 न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज होते हैं तो इस प्रोसेस को कैरियोगेमी कहते हैं। जब 2 प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होते हैं तो इसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं। और अगर कोई हिप्लॉइड स्पोर बन रहे हैं, यानी कि हिप्लॉइड मीन्स होता है जेनेटिक कंटेंट आधा हो रहा है, तो यहाँ पर इसको हम म्यूसिस कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और म्यूसिस। सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगा, फिर कैरियोगेमी, उसके बाद म्यूसिस होगी। इन लाइनों से क्वेश्चन था। फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट कॉल्ड प्लाज्मोगेमी, फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड कैरियोगेमी, और म्यूसिस इन जाइगोट, जाइगोट में म्यूसिस होगी तो हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 ये था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर साइड में क्या होता है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है। इसके अंदर जो है ये ग्रीन कलर से जो दिखाई दे रहा है ये मैट्रिक्स है। द इनर कंपार्टमेंट इज फिल्ड विथ, अगली बार आपको ये ध्यान रखना है नीट 2027 के लिए कि यहाँ पर वो पूछेंगे कि डेंस होमोजीनियस सब्सटेंस होता है उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। तो डेंस की जगह यहाँ पर होमोजीनियस की जगह वो लिख देंगे कि डेंस हेट्रोजीनियस सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है। वहीं पर इस माइटोकॉन्ड्रिया की आपको लेंथ भी ध्यान रख लेना है कि इस प्रकार से ये क्या डाटा होता है। इसके अंदर सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, सूजी शेप का ही होता है, तो इसका आंसर मैट्रिक्स हो जाएगा। और इसका आंसर क्या था कि सबसे पहले ये मैचिंग आपको मिलाना प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी और म्यूसिस। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया था मॉर्फोलॉजी से। इन्होंने पूछा था जो फाइलोटैक्सी का जो पैटर्न होता है वो किस चीज का अरेंजमेंट है। तो लीव्स के अरेंजमेंट को हम फाइलोटैक्सी कहते हैं, फाइलोटैक्सी। फ्लोवर के अरेंजमेंट को इन्फ्लोरोसेंस कहा जाता है और सेपल्स के अरेंजमेंट को हम कहते हैं एस्टिवेशन। तो यहां पर ये फाइलोटैक्सी के बारे में बताया गया है। फाइलोटैक्सी इज द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम या ब्रांच, चाहे ब्रांच पर अरेंजमेंट हो चाहे स्टेम पर अरेंज हो,
इसको हम कहते हैं फाइलोटैक्सी। 3 प्रकार की ये फाइलोटैक्सी होती है। अगर पत्ती अल्टरनेट मैनर में लगी हुई है, यानी एक दूसरे के सामने नहीं है पत्ती, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेट। ये हमें देखने को मिलता है मस्टर्ड में और सनफ्लावर में। इस प्रकार से पत्तियों का अरेंजमेंट होता है। वहीं पर जो कैलोट्रोपस, अकौआ और अमरूद के की पत्तियां होती हैं, इस प्रकार के की फाइलोटैक्सी को हम अपोजिट फाइलोटैक्सी कहते हैं। पत्तियां अपोजिट साइड में अरेंज हैं। वहीं पर एक और प्रकार की फाइलोटैक्सी होती है। इफ मोर देन 2 लीव्स अराइज एट नोड एंड फॉर्म होल, एक पूरा गोल चक्र पत्तियों का बनता हुआ दिखाई देता है, इसको हम होल फाइलोटैक्सी कहते हैं। इसका एग्जाम्पल चंपा है, एलिस्टोनिया हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया 99, एक बीमारी होती है मेड काउ डिसीज, ये किसकी वजह से होती है? ये होती है प्रियॉन्स की वजह से। ये कुछ एबनॉर्मल फोल्ड ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो कि ये मेड काउ डिसीज बीमारी करते हैं। जैसे कि अभी आपको न्यूज़ में देखने को मिल रहा था कि कुछ गाय वगैरह एक खेत के चक्कर लगा रही थी, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि उनके दिमाग में ये इन्फेक्शन होने की वजह से। प्रियॉन के बारे में हम पढ़ लेते हैं। प्रियॉन्स क्या होते हैं? प्रियॉन्स मॉडर्न मेडिसिन में कुछ इन्फेक्शियस न्यूरोलॉजिकल डिसीज करते हैं और ये एबनॉर्मल प्रोटीन के फोल्ड होते हैं। वायरस की सिमिलर इनकी साइज होती है। इन एजेंट को हम प्रियॉन्स कहते हैं। जो मेन बीमारी है इनसे वो होती है BSE, जिसको हम मेड काउ डिसीज भी कहते हैं कैटल्स में, और ह्यूमंस में CJD डिसीज के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 पूछा गया है कि सेल थ्योरी किसने बनाई थी? तो शील्डेन और स्वान, 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर के सेल थ्योरी बनाई थी। रॉबर्ट ब्राउन ने सबसे पहले न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। सिंगर निकोलसन ने फिल्डमोइज मॉडल दिया था सेल मेम्ब्रेन का। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा हुआ है, स्वान प्रपोज्ड, एक मिनट, सेल थ्योरी का था ना क्वेश्चन। शील्डेन एंड स्वान टुगेदर फॉर्मुलेटेड सेल थ्योरी, यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। ये मैचिंग भी पूछी गई थी। आगे क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगी कि क्रिस्टी क्या होते हैं? इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सिस्टर्नी गोल्जी एपरेटस में पाई जाती हैं और थाइलेक्वाइड मेम्ब्रेन जो हैं वो क्लोरोप्लास्ट से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 101, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर प्रमोट इंटेनोड इलोंगेशन? जो नोड और नोड के बीच में जगह होती है इंटरनोड, उसकी लंबाई बढ़ाने के लिए एक हार्मोन होता है, उसका नाम है जिब्रालिन। इसकी वजह से, जैसे ये आपने देखा होगा पूरी बंद गोभी होती है, तो बंद गोभी में पूरा पत्ते आसपास में होती हैं इनकी नोड, लेकिन जब जिब्रालिक एसिड की क्वांटिटी बढ़ेगी तो ये जो गोभी के नोड की डिस्टेंस बढ़ जाएगी और जो बंद गोभी होगी वो पूरी खुल करके फिर उसमें फ्लोवरिंग आ जाती है। तो इस प्रोसेस में इंटरनोड का एलोंगेशन होता है कैबिज में, और ये कौन सा हार्मोन करता है? जिब्रालिन, जिब्रालिक एसिड, जिब्रालिन। यहाँ पर ये लिखा हुआ है। जिब्रालिन ऑल्सो प्रोमोट बोल्टिंग इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लोवरिंग। हमने कहा था जब फ्लोवरिंग की ज़रूरत होती है तभी ये देखने को मिलता है।
इसके एग्जाम्पल हैं बीट, चुकंदर, बंद गोभी, कैबेज एंड मैनी प्लांट विथ रोजेटी हैबिट। क्वेश्चन नंबर 102, विच पिगमेंट हैज एब्जॉर्प्शन पीक एट 700 नैनोमीटर पर। जो फोटोसिंथेटिक रिएक्शन सेंटर है पी फोटोसिस्टम 1, वहां पर कौन सा क्लोरोफिल सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है फोटोसिस्टम 1 हैज 700 नैनोमीटर एब्जॉर्बिंग क्लोरोफिल ए। तो इसका आंसर था क्लोरोफिल ए। और ये क्वेश्चन पूछा गया था इसी लाइन से, और आप यहाँ पर डायग्राम में भी समझ सकते हैं जो एनसीईआरटी ने बनाया हुआ है कि जो 700 नैनोमीटर की यहाँ पर जो लाइट है, यहाँ पर जो ये रिएक्शन सेंटर है ये क्लोरोफिल ए के लिए बनाया गया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन नंबर ये है कि स्फेनोप्सिडा जो क्लास होती है वो किसकी क्लास है। क्या ये टेरिडोफाइट की क्लास है, ब्रायोफाइट की, एंजियोस्पर्म की या जिम्नोस्पर्म की। तो टेरिडोफाइट में ही इस प्रकार की क्लासें होती हैं, टेरोप्सिडा, स्नेप्सिडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइट। तो टेरिडोफाइट की कुछ 4 क्लासें यहाँ पर होती हैं, जैसे कि लाइकोप्सिडा जिसमें सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम आते हैं, स्फेनोप्सिडा जिसमें इक्वेसेटम आता है, और टेरोप्सिडा में ये अलग अलग प्रकार के फर्न्स आते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक हमने पहले भी यूट्यूब पर अपलोड की थी और कहा था यहाँ से क्वेश्चन आएगा, तो आपने देखा कि आया है। अब यहाँ से पूछा गया था कि जो हमारा पैर है उसके ऊपर से नीचे हड्डियों का सीक्वेंस मिलाना था। तो सबसे पहले हमारी जो मोटी हड्डी होती है जांग वाली, उसको हम फ्यूमर कहते हैं। फिर एक गोल हड्डी होती है घुटने वाली, तो उसको हम पटेला कहते हैं। फिर टिबिया और लास्ट में टार्सल्स आ जाती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि इस हड्डी को हम फ्यूमर कहेंगे, ये पटेला है, ये टिबिया, और लास्ट में यहाँ पर टार्सल्स बोन को शो किया गया है जो कि 7 होती हैं। यहाँ पर ये आपको बोन्स दिखाई दे रही हैं, फ्यूमर, पटेला, टिबिया और टार्सल। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा हर्बिसाइड है जिसकी वजह से हम घास को खत्म करते हैं। हर्बिसाइड का मतलब होता है घास खत्म करने वाले केमिकल्स। तो 2,4-D इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। 2,4-D की वजह से जो डाइकोट बीड होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है और ये भी हमें जानना है कि जो 2,4-D है वो 2,4-डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक होता है और ये सिंथेटिक ऑक्सीजन है। 2,4-डाइक्लोरो फेनॉक्सी एसिटिक और नेप्थिलीन एसिटिक एसिड, ये दोनों सिंथेटिक ऑक्सीजन हैं। वहीं पर इंडोल ब्यूटेरिक एसिड IBA और IAA ये प्लांट से आइसोलेटेड किए हुए हैं, तो ये नेचुरल। क्वेश्चन नंबर 106, ये पहले भी कई बार ये 2,4-D का क्वेश्चन मैचिंग में पूछा गया था
ये PYQ है। एक मिनट, यहाँ पर एक क्वेश्चन छूट गया है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि जो जीनस है वो कैसे बनती है, तो स्पीसीज को मिला करके जीनस बनती है, जीनस को मिला करके फैमिली। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। द प्लास्टिड दैट स्टोर ज़ैंथोफिल इज नोन एज। तो कौन से प्लास्टिड जो हैं ज़ैंथोफिल को स्टोर करते हैं, तो ज़ैंथोफिल कलर्ड पार्ट होता है प्लांट में। एक मिनट, तो ये पहले उसके पहले का क्वेश्चन हम समझ लेते हैं कि जो जीनस होती हैं वो स्पीसीज को मिल करके बनती हैं। स्पीसीज को मिला करके हम जीनस का फॉर्मेशन करते हैं। तो जो कलर्ड पार्ट होता है ज़ैंथोफिल को स्टोर करके रखता है वो होता है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो मीन्स होता है कलर्ड, ज़ैंथोफिल का भी कलर होता है। तो इसके लिए हम एक मिनट, तो ये ज़ैंथोफिल अलग अलग कलर हमें दिखाई दे रहे हैं। पिगमेंट, तो प्लास्टिड अलग अलग प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। क्लोरोप्लास्ट, जैसे इसमें क्लोरोफिल कैरोटीनॉइड्स होंगे। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड पार्ट होते हैं, इसमें आता है कैरोटीन ज़ैंथोफिल। वहीं पर ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होते हैं, इसमें हमारे पास आते हैं एमाइलोप्लास्ट, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करते हैं। इलियोप्लास्ट ऑयल को स्टोर करते हैं और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन्स को स्टोर करके रखते हैं। यहाँ पर यह है ज़ैंथोफिल। ज़ैंथोफिल का कलर होता है येलो कलर का। ज़ैंथोफिल कैसा होता है, येलो कलर का। तो ये प्लास्टिड हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोमोप्लास्ट। ज़ैंथोफिल येलो कलर का होगा। कैरोटीनॉइड येलो से ऑरेंज कलर के होंगे। ये कलरलेस हैं, ये ऑयल स्टोर रखते हैं। जीनस वाला भी क्वेश्चन हमने देख लिया है। देखो अब हमारा इस क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 108। वो पूछ रहा है कि जो वाटर में फ्रॉग रेस्पायरेशन करते हैं, यानी पानी के अंदर मेंढक जब जाएगा तो किस प्रकार से वो सांस लेगा। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि जब पानी में मेंढक जाएगा तो स्किन के थ्रू एक्वाटिक रेस्पायरेटरी ऑर्गन होगा, जिसको हम क्यूटेनियस रेस्पायरेशन कहते हैं, और ये डिफ्यूजन के थ्रू प्रोसेस होगी। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109, वो ये पूछ रहा है कि कॉर्डेट की फीचर्स कौन से नहीं होते हैं। तो कॉर्डेट में पोस्ट एनल टेल पाई जाती है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, सेंटर नर्वस सिस्टम पीछे की तरफ जो हमारी हड्डी है स्पाइनल कॉर्ड वो पीछे की साइड में होती है, यानी सेंटर नर्वस सिस्टम पीछे की साइड होता है, और एब्सेंस ऑफ गिल्स, यानी इसमें गिल्स नहीं होते हैं। ये गलत है क्योंकि गिल्स होते हैं। तो यहाँ पर फोर्थ वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ये एनिमल किंगडम से पूछा गया क्वेश्चन था। यहाँ पर इस टेबल में दिया गया है कि कॉर्डेट नॉन कॉर्डेट में क्या डिफरेंस होता है। तो कॉर्डेट में गिल्स स्लिट पाए जाते हैं। कई बार क्या होता है हम गिल्स से कंफ्यूज कर जाते हैं, तो यहाँ पर गिल्स स्लिट लिखा हुआ है। नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, सेंटर नर्वस सिस्टम डोर्सल सिंगल होलो होता है, वेंट्रल साइड में हमारा हार्ट होता है, पोस्ट एनल टेल पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस जगह पर लिपिड का फॉर्मेशन होता है या स्टेरॉइड का फॉर्मेशन होता है। लिपिड का फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिलता है।
तो साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड इन एनिमल सेल लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन आर सिंथेसाइज इन SER। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये वाली जगह स्मूथ है, क्योंकि स्मूथ इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसे दानेदार स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर दानेदार स्ट्रक्चर हैं, इसीलिए इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ यानी कि वहाँ पर राइबोसोम का प्रेजेंस है और वो प्रोटीन बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 111 यहाँ पर पूछा गया है कि जो प्रोकैरियोटिक की विशेषताएं हैं वो इनमें से कौन कौन सी हैं। तो प्रोकैरियोटिक में दो प्रकार के राइबोसोम 15S और 30S होते हैं, प्लाज्मिडियम में पाए जाते हैं। मीसोसोम्स भी इसमें होते हैं और पेरोक्सीसोम भी इसमें होते हैं। तो पेरोक्सीसोम इसमें नहीं होते हैं, ये होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स में। तो ऑप्शन ABC इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर राइबोसोम देख लेते हैं कि जो राइबोसोम्स हैं प्रोकैरियोटिक के वो 30S और 50S राइबोसोम्स हैं। यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है। राइबोसोम की डिस्कवरी साइंटिस्ट जॉर्ज पैलेड 1953 में इन्होंने की थी। अब ये क्वेश्चन था डायरेक्ट NCERT के एग्जाम एक्सरसाइज से पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया में, सिस्टर्नी क्लोरोप्लास्ट उसमें, गोल्जी एपरेटस में थाइलेक्वाइड क्लोरोप्लास्ट फॉस्फोलिपिड सेल मेम्ब्रेन की बनी हुई होती है। तो यहाँ पर आपको थाइलेक्वाइड स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। ये ग्रेना है, ग्रेनम, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन लेस परमेबल होती है। ये स्ट्रोमा लैमली है ना। दूसरा आपको यहाँ पर क्रिस्टी दिखाई दे रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। और सिस्टर्नी यहाँ पर है, ये सिस्टर्नी है। और ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन में दिखाई दे रही है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि पिट्यूटरी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पिट्यूटरी को एनाटॉमिकली एडिनोहाइपोसिस और न्यूरोहाइपोसिस में डिवाइड किया हुआ है। ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, क्योंकि इसके बीच में एक और हिस्सा होता है जिसको हम कहते हैं MSH मिडिल पिट्यूटरी। उससे एक हार्मोन सीक्रेट होता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये भी सही है। और एक हार्मोन और सीक्रेट होता है पिट्यूटरी से जिसका नाम है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, ये भी सही है। प्रोलैक्टिन भी पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट सीक्रेट, इसीलिए ऑप्शन ABC हमारे सही हो जाएंगे, बाकी गलत। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके ये दो हिस्से हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ये एंटीरियर पिट्यूटरी है, इससे 6 हार्मोन सीक्रेट होते हैं। ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है, इससे 2 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, वैसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन। और जो ये एंटीरियर पिट्यूटरी है इससे सीक्रेट होते हैं प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक और पिट्यूटरी का हिस्सा होता है पार्स मीडिया सीक्रेट एक हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो अब स्पष्ट हो गया होगा आपको ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो भी फोटो रेस्पायरेशन से। फोटो रेस्पायरेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो C3 प्लांट में फोटो रेस्पायरेशन होता है।
ऑक्सीजन इसमें जनरेट नहीं होती है। फॉस्फोग्लाइकोलेट बनता है, ये सही है, और ATP NADPH2 नहीं बनता है, ये भी सही है। तो CD ऑप्शन इसके सही हो जाएंगे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है कि देयर इज नो सिंथेसिस ऑफ ATP एंड NADPH इन फोटो रेस्पायरेशन। द बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फोटो रेस्पायरेशन इज नॉट नोन। अभी तक हमें पता नहीं है कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है फोटो रेस्पायरेशन का। क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। तो जब कोई इंजरी होती है तो ब्लड कोएगुलेट करता है, ये सही है। ब्लड क्लॉट फिब्रिन से बना हुआ होता है, यानी छोटे छोटे धागों से, फाइबर के धागे, ये भी सही है। फिब्रिन जो है वो फिब्रिनोजन से बनता है, यानी फिब्रिनोजन कन्वर्ट होता है फिब्रिन में, ये भी सही है। लेकिन फिब्रिनोजन ये उल्टा स्टेटमेंट लिखा हुआ है पहला वाला। तो यहाँ पर आपको लिखा दिख रहा है कि फिब्रिनोजन से फिब्रिन बन रहा है और फिब्रिन और ब्लड सेल्स मिलकर के क्लॉट का फॉर्मेशन करती हैं। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनेगा, फिब्रिन और सेल्स मिलकर के क्लॉट का फॉर्मेशन करेंगे। प्रोसेस का नाम है कैस्केड प्रोसेस। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। सीक्वेंस में आपको अरेंज करना था कि सबसे पहले स्पेसीज आती हैं, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम और किंगडम। इस प्रकार से इसका सीक्वेंस था। यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था, स्पेसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन, फाइलम और किंगडम। इसको भी हमने पहले बताया था अपने यूट्यूब शॉर्ट पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो डिस्कवरी हुई है फोटोसिंथेसिस में, एक्सपेरिमेंट हुए हैं, वो किस सीक्वेंस में एक्सपेरिमेंट हुए हैं। तो सबसे पहले हवा के बारे में बताया था प्रिस्टले साइंटिस्ट ने। रोल ऑफ एयर प्रिस्टले। ऑक्सीजन रिलीज होती है ग्रीन पार्ट से, जॉन इंजन हाउस। ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है जूलियस बॉन्सेक। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की डिस्कवरी की थी TW एंजलमैन ने। तो ये साइंटिस्ट के सीक्वेंस या उनकी रिसर्च के सीक्वेंस को यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं कि सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट प्रिस्टले ने किया था। इसके अंदर एक चूहा रखा गया था, मोमबत्ती और प्लांट को। इस एक्सपेरिमेंट को हमने अपने यहाँ भी करवाया था स्कूल में, और आप देख सकते हैं किस प्रकार से हमने कहा था कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये मैचिंग रहने वाली है। तो स्टार्च में एनर्जी स्टोर होती है, एंटीबॉडी इन्फेक्शन से फाइट करती हैं, कॉन्कोबिलिन ए लेसिथिन है, और ग्लूट4 ग्लूकोज के ट्रांसपोर्टर्स हैं। वर्टिब्री के नंबर पूछे गए हैं कि ह्यूमंस में कितनी वर्टिब्री होती हैं। CTLS, तो इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, पहले ये देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन है
कोलेजन इंटरसेल्यूलर सब्सटेंस होता है, ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम है। इंसुलिन बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है जो कि एक हार्मोन है। रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्शन स्मेल वगैरह के होते हैं। ग्लूट4 इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। अब क्वेश्चन है कि कितनी वर्टिब्री ह्यूमंस में होती हैं। तो अगर यहाँ पर ऑप्शन 26 है तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि CTLS-C होता है 712 511 इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है। वहीं पर अगर नए बच्चों में अगर वर्टिब्री की संख्या पूछते तो यहाँ पर 33 ऑप्शन होता। एडल्ट में 26 आंसर होता। क्लास 6 की जो NCERT है वहाँ पर वर्टिब्री की संख्या 33 लिखी हुई है, क्योंकि वो बच्चों की किताब है। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या होता है, एक मिनट, वो वर्टिब्री के नाम भी इन्होंने पूछ लिए हैं एक सीक्वेंस में, कि वर्टिब्रल कॉलम में सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्री होती हैं, फिर थोरेसिक वर्टिब्री, फिर लंबर, फिर सैक्रम। तो ये सीक्वेंस पूछा गया है। इसको यहाँ से देख सकते हैं कि vertebral column is made up of 26 small bones articulated after other। बच्चों में 33 होती हैं बोन्स वर्टिब्रल कॉलम वर्टिब्री, और इसके नाम है गर्दन के पास में 7 होती हैं सर्वाइकल वर्टिब्री, जो अपने सीने में 12 होती हैं थोरेसिक वर्टिब्री। लंबर कमर साइड में 5 होती हैं। सैक्रम 1 और कॉक्सी 1 बच्चों में ये ज़्यादा होती हैं, क्योंकि इनमें ये फ्यूज नहीं होती हैं। इस प्रकार से आपको दिखाई दे रही हैं थोरेसिक वर्टिब्री, लंबर, कॉक्सी, सैक्रम और कॉक्सी। अब क्वेश्चन है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आपको ये ध्यान रखना है कि क्या नहीं पाया जाता है। एक तो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, तो आंसर जो बचा वही हो जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। 4 चीजें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में होती हैं। एक तो यहां पर आ जाएगा क्वेश्चन, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में पाए जाते हैं। क्या क्या पाया जा रहा है आप एक बार फिर से रिवीजन करें। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, वैक्यूल और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्लूड 2 प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ, रफ, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल। ये अच्छा क्वेश्चन था, लेंथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। यहां पर उन्होंने कहा है कि अर्थमेटिक ग्रोथ हो रही है। अर्थमेटिक ग्रोथ में ये होता है कि संख्या डबल नहीं होती है, जैसे 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 नहीं बनते हैं। अर्थमेटिक ग्रोथ में केवल मेन संख्या का यहाँ पर ग्रोथ होती है, जैसे हम इसको यहाँ से समझा रहे हैं। उन्होंने पूछा है कि 0 सेकंड पर किसी पेड़ की लंबाई 20 सेंटीमीटर है और वो बढ़ती है एक दिन में 30 सेंटीमीटर, तो पहले दिन हो जाएगी 50 सेंटीमीटर, 20 तो शुरू से ही है। फिर दूसरे दिन 50 से शुरू होगी तो फिर दूसरे दिन में केवल 30 बढ़ पाएगी, तो 80 हो जाएगी। फिर तीसरे दिन में 80 से शुरू होगी, 30 और जोड़ देंगे तो 110 हो जाएगी। चौथे दिन में 110 से शुरू होगी, 30 और जुड़ जाएगी, 140 सेंटीमीटर लंबाई हो जाएगी। 5वें दिन में 140 सेंटीमीटर से शुरू होगी,
30 और जुड़ जाएगी अगले दिन की 170। छठवें दिन में 170 से शुरू होगी, 30 और जुड़ जाएगी, शाम तक हो जाएगी 200। 200 से शुरू होगी सातवें दिन में, सातवें दिन जैसे ही खत्म होगा तो 230 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। तो आंसर हो जाएगा 230। इसको फॉर्मूले से भी कर सकते थे, L0 + RT। तो जितने भी दिन हैं उसका मल्टीप्लाई 30 में करेंगे और 20 को जोड़ देंगे। ये इसका फॉर्मूला होता है। इस डायग्राम को ध्यान करके हमने इसको अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बैक्टीरिया का शेप किस प्रकार से होता है। स्पेरिकल बैक्टीरिया होते हैं कोकाई शेप के, जैसे गोल। रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं बेसाइलस शेप, विब्रियो कॉमा शेप और स्पाइरलम इस प्रकार से। तो ये बैक्टीरिया 4 प्रकार के होते हैं शेप के अकॉर्डिंग। स्फेरिकल कोकाई शेप बैक्टीरिया, बेसिलस रोड शेप बैक्टीरिया, स्पाइरल शेप बैक्टीरिया और विब्रियो कॉमा शेप बैक्टीरिया। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड में जनरेट होता है वो कितना होता है। तो ये बहुत ही डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, 70 से 75 इसका आंसर जो है वो हो जाएगा। यहां पर लिखा हुआ है, एक मिनट, द ऐसे नोड जनरेट मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल 70 से 75 मिनट per minute and is responsible for initiating and maintaining the rhythmic contraction activity in the heart of the heart. Therefore, it is called pacemaker. अगला क्वेश्चन पूछा गया है 125। फैमिली एनाकार्डियेसी मैंगो की फैमिली है। फैमिली इसका ऑर्डर मैंगो का सेपिनेडस होता है। जीनस इसकी मैंजीफेरा है। क्लास हो जाएगी एंजियोस्पर्मी क्लास। डाइकोट, एक मिनट, डाइकोट क्लास हो जाएगी। और यहाँ पर डिवीजन फाइलम यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर उनको लिखना चाहिए डिवीजन। तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मैंगो है उसकी फैमिली एनाकार्डियेसी, ऑर्डर सेपिनेडस, क्लास डाइकोटनी और डिवीजन होता है एंजियोस्पर्म। कौन सा पार्ट सेंट्रल ह्यूमन सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नहीं है। तो जो पेरिकार्डियम है ये कार्डियम यानी हार्ट से संबंधित है, तो ये हार्ट की लेयर हो जाएगी। बाकी ये जो 3 लेयर्स देख रही हैं ये हमारे ब्रेन की लेयर्स हैं। जहां पर लिखा हुआ है डबल वॉल मेम्ब्रेनस पेरिकार्डियम होती है जो इनक्लोजिंग द पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में है। वहीं पर ब्रेन की बात करें तो स्कल के बाद जो ब्रेन की कवरिंग है उनको हम मेनिंजाइसिस कहते हैं। ये आउटर लेयर इसकी आउटर लेयर ड्यूरामेटर होता है। मिडिल थिन लेयर अरिकिनॉइड होती है, मिडिल थिन लेयर। वहीं पर अंदर वाले जो लेयर होती है उसको पायामेटर कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलेटेड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर
26 पूछा गया है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम आर फुल्ली कंडेंस एट एंड ऑफ प्रोफेज 1, ये बिल्कुल सही है। और मियोसिस फर्स्ट रिजेंबल्स माइटोसिस, ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए मियोसिस सेकंड। तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम कंडेंसेशन ऑक्योर ड्यूरिंग प्रोफेज। मियोसिस सेकंड रिजेंबल्स नॉर्मल माइटोसिस। क्वेश्चन नंबर 127, मार्जिनल प्लेसेंटेशन मटर में देखने को मिलता है और ये नॉन एल्ब्यूमिनस प्लांट होता है मटर का। एक्सियल प्लासेंटेशन टमाटर में, पार्शियल आर्जीमोन फ्री सेंट्रल प्राइमरोज में। तो यहाँ से इस क्वेश्चन को पूछा गया था, ये फ्री सेंट्रल है, प्राइमरोज डायंथस में। पार्शियल प्लासेंटेशन आर्जीमोन मस्टर्ड में। एक्सियल प्लासेंटेशन टोमेटो लेमन चाइना रोज में। और मटर में देखने को मिलता है मार्जिनल प्लासेंटेशन। दूसरा क्वेश्चन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन फंगस और एल्गी के बीच में जो होती है उनको हम लाइकेंस कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है कि लाइकेंस जो हैं वो एल्गल कंपोनेंट को हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं और फंगल कंपोनेंट को माइकोबायोन्ट कहते हैं। इसी को इसमें जो एल्गी है ये फोटोसिंथेसिस करती है और ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है माइकोबायोन्ट। तो अलग अलग प्रकार की ये होते हैं लाइकेंस, ये लाइकेंस के ही एग्जाम्पल्स हैं, कैटेगरी हैं। अच्छा, कोई क्वेश्चन मिस हो गया क्या? क्वेश्चन नंबर 129 पूछा गया है कि कौन सा प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल नहीं है। तो देखिए, बैक्टीरिया हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, माइकोप्लाज्मा है, ये सारे बैक्टीरिया के मतलब प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं। वहीं पर फंगस यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। तो इस टेबल से हम समझ सकते हैं कि जो मोनेरा होते हैं उसमें आते हैं माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया। वहीं पर फंगस जो सेल्स हैं, फंजाई जो किंगडम है, उसमें आते हैं सारे यूकैरियोटिक। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है परसेंटेज के हिसाब से कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी होती है। तो हम यहाँ पर कंफ्यूज हो गए थे। तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज होती है ऑक्सीजन की, क्योंकि सबसे ज़्यादा पानी भी यहाँ पर हमारी बॉडी में पाया जाता है। तो ऑक्सीजन 65%, उसके बाद कार्बन 18.5%, 9.5% हाइड्रोजन, उसके बाद 3.3% नाइट्रोजन यहाँ पर होती है हाइड्रोजन के बाद। तो इस टेबल से इस क्वेश्चन को पूछा गया था। अगली बार वो आपसे पूछेंगे ये अर्थ क्रस्ट की परसेंटेज। इस बार उन्होंने पूछा था कि 65% ऑक्सीजन, 18.5% कार्बन, 9.5% हाइड्रोजन, 3.3% नाइट्रोजन। ये हमने यहाँ पर पहले से लिख रखा था एनसीईआरटी में कि ये क्वेश्चन यहाँ से इस प्रकार से बनाया जा सकता है, लेकिन लास्ट टाइम में ये मिस्टेक हो गई। अब यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं ग्लाइको पेनक्रियास से रिलेटेड। उन्होंने कहा है कि जो बीटा सेल्स पेनक्रियास की होती हैं वो इंसुलिन सीक्रेट करती हैं, ये बिल्कुल सही है। इंसुलिन जो ये प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। अल्फा सेल ग्लूकागॉन को सीक्रेट करती हैं, ये भी सही है, और ये गलत हो जाएगा। ग्लूकागॉन स्टिमुलेट ग्लूकोजीनोलाइसिस यानी ग्लाइकोजन को ये तोड़ता है, और
लाइसिस मीन्स होता है तोड़ना। इंसुलिन ग्लाइकोजन को बनाता है, इसीलिए लिखा हुआ है ग्लाइकोजेनेसिस। यहाँ से आप पॉज करके पढ़ सकते हैं अगर आपको पढ़ना हो तो, क्योंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हमें थोड़ा स्पीड में इसको करना पड़ेगा। समझाने के लिए तो बहुत कुछ है। इस स्टेटमेंट को भी आप याद रख लीजिए कि ग्लूकागॉन स्टिमुलेट ग्लाइकोजिनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। नियोजेनेसिस वाला भी है या ग्लूकागॉन के द्वारा ही होता है। ध्यान रखना है यहाँ पर ग्लाइकोजेनेसिस नहीं है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है। क्वेश्चन नंबर 132, फैमिली सोलिनेसी। फैमिली सोलिनेसी के बारे में फीचर्स दिए हुए हैं, तो सारे फीचर यहाँ पर सही हैं कि ये बाइसेक्सुअल एक्टिनोमॉर्फिक होती हैं, 5 सीपल्स पाए जाते हैं, यूनाइटेड होते हैं, 5 स्टेमेंस होते हैं, पीपेटलस कंडीशन देखने को मिलती है। लेकिन इसमें ओवरी इन्फीरियर नहीं होती है, ओवरी इनमें होती है सुपीरियर, है ना, इसलिए ए बी सी स्टेटमेंट सही हो जाएंगे, लास्ट वाला हो जाएगा गलत। ये फैमिली सोलिनेसी के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं। फ्लोरल फॉर्मूला में आप देखिए ये सुपीरियर ओवरी का साइन है नीचे, जी के नीचे यहाँ पर सुपीरियर ओवरी का साइन है, वहाँ पर लिखा है इन्फीरियर ओवरी। पहला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। When any plane passing through central axis of the body divide the organism into two identical halves। मतलब ये है कि कोई ऑर्गेनिज्म है उसको हम 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी साइड से, तो इसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वहीं पर दूसरा स्टेटमेंट इन्होंने दिया है कि जो फाइलम इकाइनोडर्मेटा होती है उसमें जो लार्वा होते हैं और जो एडल्ट होते हैं उनकी सेम सिमेट्री होती है। तो हम जानते हैं कि लार्वा एकाइनोडर्मेटा का बाइलेटरल होता है, वहीं पर एडल्ट जो हैं वो रेडियल सिमेट्री को शो करते हैं। इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने दिया है कि दोनों सेम सिमेट्री को शो करती हैं, दोनों रेडियल होते हैं, ये गलत है। तो यहाँ से आप एनसीईआरटी में अपना मैच कर सकते हैं कि इसको हम कहते हैं बाइलेटरल सिमेट्री और रेडियल होती है। Sponge are mostly symmetrical. Any plane through center does not divide them equal whole. और any plane passing through central of axis body divide the organism into 2 identical halves, इसको रेडियल सिमेट्री कहते हैं। एग्जाम्पल हैं सीलेंट्रेटा, टेनोफोरा, इकोइनोडर्मेटा का एडल्ट, इस प्रकार से। ये फाइलम इकाइनोडर्मेटा है। जिस प्रकार से आपको ये सी अर्चिन दिखाई दे रही है, तो आप देख के ही इसको समझ सकते हैं कि ये रेडियल सिमेट्री है। लार्वा बाइलेटरल होती है, यहाँ पर लिखा हुआ है। एडल्ट ऑफ इकाइनोडर्मेटा आर रेडियली, सभी मेराइन होते हैं, ये ऑल आर मेराइन। अब उन्होंने सीक्वेंस पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एडल्ट सेल साइकिल फेजेस। तो सबसे पहले आती है G1 फेज, फिर S फेज, G2 फेज और M फेज। ये PYQ 2019 में नीट में भी ये पूछा गया था। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, सबसे पहले G1 फेज आएगी, फिर S फेज, फिर G2 फेज और फिर M फेज आ जाएगी। इस प्रकार से G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। लास्ट में यहाँ पर साइटोकाइनेसिस होती है। पहले न्यूक्लियस डिवाइड कर जाएगा,
उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था कि जो मेढक होता है उसमें कितने पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। तो 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। ह्यूमंस में 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती हैं। अगर यहाँ पर पेयर हटा दें तो कितनी क्रेनियल नर्व्स हो जाएंगी फ्रॉग में, तो 20 क्रेनियल नर्व्स हो जाएंगी। ध्यान रखना है कि क्रेनियल नर्व ब्रेन से ओरिजिनेट होती हैं, वहीं पर स्पाइनल नर्व स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होती हैं। ये 2025 नीट में पूछा गया था। रीनीट से पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि उनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इनकरेक्ट में था देयर आर 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एराइजिंग फ्रॉम ब्रेन। तो यहाँ से इन्होंने रीनीट में इस क्वेश्चन को बनाया है। और एनसीईआरटी में भी ये स्टेटमेंट स्पष्ट लिखा हुआ है कि देयर आर 10 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स एराइजिंग फ्रॉम ब्रेन। ब्रेन इज इनक्लोज्ड इन बोनी कैविटी, बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स क्रेनियम। ये सब इनमें अनपेयर्ड डायंसीफेलोन भी पाया जाता है। अगली बार पूछ लिया जाएगा नीट 2027 में। 10 पेयर्स, ये इसके पहले हमने क्लास ली हुई है फ्रॉग के ऊपर, उसमें भी इसको हमने समझाया था 27 फरवरी 2025 को। अगला क्वेश्चन है कि जो बायोटेक्नोलॉजी में हम सेल को आइसोलेट करते हैं तो उसके पहले हमें कुछ एंजाइम्स के थ्रू उनकी ऊपर की सेल वॉल हटाना जरूरी हो जाता है। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लाइसोजाइम इज यूज्ड फॉर डिसरप्ट, मतलब बैक्टीरिया की सेल हटाने के लिए लाइसोजाइम का यूज करते हैं, प्लांट सेल वॉल हटाने के लिए सेलुलोज एंजाइम का यूज करते हैं। दूसरा रीजन है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल नीड डिसरप्शन ऑफ सेल्स। तो ये भी सही स्टेटमेंट हो जाए। जहां पर ये पूरी मैकेनिज्म लिखी हुई है। The bacterial cells, plant cell, animal tissue with enzymes such as lysozyme bacteria, cellulose plant cells, chitinase fungus cell. अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन है कि द मेथड जिसमें हम एक ओवम है, इसमें हम स्पर्म का डायरेक्ट इंजेक्शन कर देंगे मशीन्स के थ्रू, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे। इंट्रा मीन्स अंदर, सेल के अंदर हो रहा है, ओवम सेल के अंदर, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा इंट्रा। साइटोप्लाज्मिक यानी साइटोप्लाज्म में स्पर्म इंजेक्शन, तो ये प्रोसेस जो है ICSI हो जाएगी। गिफ्ट में हम क्या करते हैं, किसी डोनर का ओवम लेकर के फीमेल की बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोसेस लिखी हुई है ICSI, स्पेशलाइज्ड प्रोसीजर टू फॉर्म एम्ब्रियो। लैब के अंदर हम एम्ब्रियो बनाते हैं। स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड कर दिया जाता है ओवम में। ये कब करते हैं, या तो मेल पार्टनर इंसेमिनेट नहीं कर पा रहा होगा या उसकी स्पर्म काउंट कम होंगे। क्वेश्चन नंबर 138 ये पूछा गया है कि जो ऑस्ट्रेलिया के एनिमल्स हैं और प्लेसेंटा के जो प्लेसेंटल मैमल हैं और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल हैं, उनमें सिमिलरिटी पाई जा रही हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे। इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, यानी कि ये स्पेसीज हैं प्लेसेंटल मैमल, ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। तो ये क्या करते हैं, इनमें कुछ कॉमन फीचर्स देखने को मिलते हैं, इसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन, यानी एक ही जगह पर चीज़ें इकट्ठा हो रही हैं। जैसे ये हैं, ये लेफ्ट साइड में यहाँ पर प्लेसेंटल मैमल है, ये ऑस्ट्रेलिया के मार्सुपियल हैं, तो ये दोनों उड़ सकते हैं, है ना। तो इसको कहते हैं कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल एंड प्लेसेंटल मैमल। चीज़ें आशा करते हैं आपको समझ में आ रही होंगी।
क्वेश्चन एसेशन है कि जो मेंडल थे उन्होंने पहली जनरेशन में एक्सपेरिमेंट किए तो सभी प्लांट टॉल थे, ये बिल्कुल सही है। और स्टेम हाइट को हम कंट्रास्टिंग ट्रेट कहेंगे क्योंकि जो टॉल प्लांट होते हैं वो डोमिनेंट होते हैं, ड्वार्फ रिसेसिव होते हैं, ये भी सही है। तो एसेशन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन। यहाँ से इस सब को समझा जा सकता है। तो स्टेम हाइट जो है उसमें टॉल और ड्वार्फ कंट्रास्टिंग ट्रेट होते हैं। फ्लोवर का कलर वॉयलेट डोमिनेंट होता है। पोजीशन एक्सियल, पोड शेप इन्फ्लेटेड, पोड का कलर ग्रीन, सीड का शेप राउंड होता है और सीड का कलर येलो होता है। आपको फ्लोवर पोजीशन ध्यान रखना है कि एक्सियल पोजीशन होगी इसमें, है ना, एक्सियल पोजीशन, इसको हम कहते हैं एक्सियल पोजीशन। ये एक्सियल पोजीशन है, ये टर्मिनल है। अगला क्वेश्चन इन्होंने पूछा है अमेज़न में जो स्पीसीज होती हैं उससे। तो ये हम सभी जानते हैं कि देखो अमेज़न में सबसे ज़्यादा इनवर्टिब्रेट होते हैं। अमेज़न में ही नहीं, ज़्यादातर सभी जगह सबसे ज़्यादा इनवर्टिब्रेट होते हैं। तो ये डी हो जाएगा क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा आएगा फिर उससे कम। तो ये बहुत आसानी से हम सॉल्व कर सकते थे। फिर भी देखिए हमारा यहाँ पर मकसद है कि हम क्वेश्चन को चारों उसके जो ऑप्शन हैं उनको पूरा याद रखें और एनालिसिस करें, क्योंकि अगली बार सेम क्वेश्चन तो आता नहीं है, उसको इम्प्रूव करके या उसमें से कुछ ऐसा निकाल के जो बच्चों को थोड़ा नया लगे वो पूछा जाता है। तो अमेज़न में सबसे ज़्यादा इनवर्टिब्रेट होते हैं 1,25,000। फिर यहाँ पर होते हैं सबसे ज़्यादा प्लांट की स्पेसीज 40,000। उसके बाद सबसे ज़्यादा क्या होगा, 3,000 मछलियाँ, 3,000 प्रकार की मछलियाँ होती हैं और 1,300 प्रकार की बर्ड्स और 427 स्पीसीज मैमल्स की अमेज़न रेन फॉरेस्ट में पाई जाती हैं। बर्ड की स्पीसीज सबसे ज़्यादा कोलंबिया में होती हैं, न्यूयॉर्क में 105, ग्रीनलैंड में 56, इंडिया में 1200 और साउथ अमेरिका अमेज़न में 1300। जो स्पंजेस होते हैं, पोरीफेरा होते हैं, वो अपना ऑक्सीजन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू बॉडी सरफेस के थ्रू लेते हैं। ये लिखा हुआ है लोअर इनवर्टिब्रेट लाइक स्पंजेस, सीलेंट्रेटा, फ्लैटबॉम एक्सचेंज ऑक्सीजन विथ CO2 by simple diffusion over their entire body surface। रेस्पिरेशन वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया है। और यहाँ पर ये देखिए ये क्वेश्चन भी है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन स्किन ऑफ फ्रॉग, ये क्वेश्चन भी अलग से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि आपको बताना है एक व्यक्ति जिसका ब्लड ग्रुप O है उसके पेरेंट का ब्लड ग्रुप क्या नहीं हो सकता। मान लीजिए लड़के का ब्लड ग्रुप O है और उसके पिता का ब्लड ग्रुप AB है, तो ये लड़का उसका नहीं है, क्योंकि पिता से एक ना एक तो आएगा ही, एक जीन आई जीन A आएगा या B आएगा। यहाँ पर B ऑप्शन में इस पिता का हो सकता है, इसका भी हो सकता है, इसका भी हो सकता है, क्योंकि इसके पास I0 है। मदर का तो बच्चा ही हो सकता है O0, क्योंकि इसके पास I0 है। ये मदर का हो सकता है, ये दोनों सभी मदर के हो सकते हैं। तो पहले फादर का ये बच्चा नहीं होगा।
ये अगर आपको पढ़ना हो तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो मॉडर्न होमोसेपियंस हैं ये साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया से निकल करके पूरी दुनिया में फैले हैं, ये गलत है। ये अफ्रीका से निकल के पूरी दुनिया में फैले हैं और जो होमोसेपियंस हैं ये लगभग 75,000 से 1,000 साल 1 लाख साल पुराने हैं। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सही। तो यहाँ पे लिखा हुआ है नियंडरथल मैन्स विथ ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी लिव्ड इन नियर ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। ईस्ट और सेंट्रल एशिया में ये रहे हैं। कब? 1 लाख से 4 जो होमोसेपियन का क्वेश्चन था, सॉरी। ड्यूरिंग आइस एज बिटवीन 75,000 से 10,000 साल ईयर एगो मॉडर्न होमोसेपियंस 10,000 है। क्वेश्चन क्या है? 10,000 ही है ना? 10,000 ही है, सॉरी। यहाँ पर 10,000 लिखा हुआ है होमोसेपियंस के बारे में, हमने 1 लाख बोल दिया था। तो अब ये सही है। होमो सेपियंस अक्रॉस इन अफ्रीका एंड मूव्ड अक्रॉस कॉन्टिनेंट डेवलप्ड, ये पहला स्टेटमेंट है और ये दूसरा स्टेटमेंट है। तो यहाँ पर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया लिख दिया है, ठीक है। इनमें से कौन सी दवाई जो है वो दर्द को कम करती है और टेंशन को ख़त्म कर देती है? सर्जरी के बाद में इसका यूज़ किया जाता है। तो ये मॉर्फिन है, इसके इंजेक्शंस आते हैं। अधिकांश इनका उपयोग कैंसर के दर्द में और जो ऑपरेशन के बाद वाला दर्द होता है उसमें यूज़ किया जाता है। इनका एडिक्शन होता है, इसलिए इनको डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना यूज़ नहीं किया जाता है। ये मॉर्फिन का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है और ये मॉर्फिन का प्लांट है। अफगानिस्तान में ये अधिकांश इसकी खेती की जाती है। एक 145वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से किस प्लांट में एल्बुमिन नहीं पाया जाता है? तो देखिए, गेहूं में एल्बुमिन पाया जाता है। ये देखो, ऐसा लगा दो, ये सारे मोनोकोट हैं, ये डाइकोट है, तो इसको डिफरेंट करके आप ये भी पहचान सकते हैं। लेकिन आपको कुछ एक्सेप्शन ध्यान रखना होता है कि कुछ डाइकोट ऐसे होते हैं जिनमें एंडोस्पर्म होता है। इसका एग्जाम्पल है कैस्टर और फैमिली सोलिनेसी। वहीं पर कुछ मोनोकोट में एंडोस्पर्म नहीं होता है, उसका एग्जाम्पल है ऑर्किड। बाकी सभी मोनोकोट में एंडोस्पर्म होता है। यहाँ पर आपको पढ़ना हो तो आप पढ़ सकते हैं पॉज करके। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कछुआ था जिसका नाम था, तो वो कछुआ गैलापागोस आइसलैंड में पाया जाता था। नाम था एबेंगडोन कछुआ था। वहाँ पर बकरी आई, यानी ये एक बॉर्डर लाइन है, यहाँ पर एक बकरी है, यहाँ पर एक कछुआ है। तो दोनों की रेस हुई, कौन ज़्यादा घास खा पाएगा। तो बकरी ने ज़्यादा घास खा ली, कछुआ के लिए कोई घास बची नहीं, इसीलिए कछुआ हो गया ख़त्म वहाँ से। वो इसलिए हुआ क्योंकि बकरी स्पीड से घास खा रही थी, उसकी ब्राउजिंग यानी घास खाने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थी। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, यहाँ पर कछुआ हार जाता है। एबेंगडोन टर्टल्स इन गैलापागोस आइसलैंड बीकम एक्सटिंक्ट विद इन डिकेड्स, कुछ ही सालों में ये खत्म हो गया। आफ्टर गॉट्स इंट्रोड्यूस इनटू द आइसलैंड। प्रकृति में घटनाएं होती रहती हैं।
ओवम की कवरिंग को क्या कहते हैं? तो सबसे आउटर कवरिंग कोरोना रेडिएटा, यहाँ पर जोना लिखा है, ये गलत है। फिर उसके बाद जोना पेलुसिडा, तो ये लाइनिंग सही हो जाएगी। एंडोमेट्रियम तो यूटीरस की लाइनिंग होती है, ये गलत है। कोरियन जो है ये फ्लड जो होता है, तो ये कोरोना रेडिएटा है, जोना पेलुसिडा है। यहाँ पर कोरियन एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको वो भी बता दें कि इसका क्या मतलब होता है। नहीं दिया गया क्या? तो जब बच्चा बनता है पेट के अंदर, यूटेरस के अंदर, तो एक लेयर होती है, उसको हम कहते हैं, कहाँ लिखा, कोरियन। तो इस लेयर को हम कोरियन कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर किसी को हार्ट अटैक आता है और उसको ब्लड क्लॉट उसकी नसों में जम जाता है तो कौन से इंजेक्शन या दवाई का यूज करेंगे? तो स्ट्रेप्टोकाइनेज इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लॉट बस्टर में। स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस, क्लॉट बस्टर, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। बताना यह है कि इनमें से कौन सा पार्ट मेल का नहीं है। तो ये सब देखो, ये तीनों पार्ट मेल के टेस्टिस के हैं। इनफंडिबुलम मेल में कहीं नहीं पाया जाता है। ये पार्ट फीमेल की जो फैलोपियन ट्यूब है उसका हिस्सा होता है। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, सॉरी ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये 10th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि कौन सा फीमेल का पार्ट नहीं है। तो फीमेल में ओवरी, यूटेरस और फैलोपियन ट्यूब होती है, बासा डिफरेंस नहीं होता। इसी के बिल्कुल सिमिलर इसी प्रकार का क्वेश्चन ये पूछा गया है। देखो आप, यहाँ मेल कर दिया है, यहाँ फीमेल है। ये इनफंडिबुलम होता है, एम्पुला इस्थमस। ये मेल के पार्ट आप देख सकते हैं, एपिडिडाइमस, बासा डिफरेंस, रेटी टेस्ट, इसका आप सीक्वेंस याद रख लेना। और ये बीमारी है जिनका कोई इलाज नहीं है, हर्पीज, HIV, हेपेटाइटिस बी, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 150 में पूछा गया है, ओवुलेशन होता है LH सर्ज लीडिंग टू रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल, ये सही है। और ग्रेफियन फॉलिकल ओव्यूलेशन के बाद कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। जहां पर ईस्ट्रोजन लिखा हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये जब यहाँ पर सबसे ऊपर LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सीक्रेशन जब बहुत ज़्यादा होने लगता है तो ओव्यूलेशन होता है। यानी जो यहाँ पर ये एग रिलीज हो रहा है, ये फीमेल का एग है, ये निकलता है कब? जब यहाँ पर सीक्रेशन LH का सबसे ज़्यादा हो जाता है, ये इस जगह पर। और कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरोन जो कि एंडोमेट्रियम यानी यूटेरस के अंदर की जो लेयर होती है जहां बच्चा अटैच होगा उसको मेंटेन करके रखता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। 151 क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो हमारा हार्ट होता है 4 चैम्बर, उसके ये 4 चैम्बर हार्ट है, तो उसके जो राइट साइड में है वहाँ पर 3 बॉल पाए जाते हैं, ट्राइकस्पिड बॉल। लेफ्ट साइड में बाइकस्पिड यानी 2 बॉल पाए जाएंगे और राइट साइड में ट्राइकस्पिड बॉल पाए जाते हैं। ये ट्राइकस्पिड बॉल राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के, राइट वेंट्रिकल के बीच में। वहीं पर ये मिट्रल बॉल, इन्हीं को हम बाइकस्पिड बॉल कहते हैं। ट्राइकस्पिड बॉल बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। इवोल्यूशन का एविडेंस कौन सा नहीं है? तो देखिए ये दोनों एविडेंस हैं, ये भी एविडेंस है। ये इसलिए नहीं है क्योंकि एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट को अर्नेस्ट हैकेल ने दिया था, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इस थ्योरी को डिस्प्रूव कर दिया था अर्नेस्ट हैकेल ने। यहाँ नहीं है, यहाँ है।
एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज डिस्प्रूव्ड बाय कार्ल अर्नेस्ट बॉन बेयरिस। इन्होंने इस थ्योरी को डिस्प्रूव किया था जो कि अर्नेस्ट हैकल ने दी थी। एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन वाज प्रपोज्ड दिया था हैकल ने, डिस्प्रूव किया था कार्ल अर्नेस्ट बॉन बेयर ने। इसीलिए हम इसको एक इवोल्यूशन में सपोर्टिव नहीं मान रहे हैं। यहाँ पर पूछा गया है कि जो इनएक्टिव बीटी टॉक्सिन होता है वो एक्टिव टॉक्सिन में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसके लिए जो पीएच है वो एल्कलाइन पीएच होना चाहिए, तभी ये एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो पाता है। तो एनसीईआरटी में ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है यहाँ पर ड्यू टू एल्कलाइन पीएच ऑफ गट, और लास्ट में क्या होता है, उनकी जो गट होती है उसमें पोर हो जाते हैं, स्वेलिंग और लाइसिस की वजह से इंसेक्ट की डेथ हो जाएगी। और बीटी टॉक्सिन कौन कौन से इंसेक्ट को किल करता है, तो यहाँ से हम ये याद रख सकते हैं कि जो टोबैको और बडबॉम होते हैं जिनको हम लेपिडोप्टेरेंस कहते हैं, आर्मी बॉम्ब्स इसी में आते हैं, वहीं पर डायोप्टेरेंस में जैसे मक्खियाँ और फ्लाइज आती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो एंटीबॉडी आईजीए पाई जाती है वो किस में होती है, यानी जो मिल्क में क्लोस्ट्रम में जो एंटीबॉडी पाई जाती है उसका नाम आईजीए होता है। ये एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। एंटीबॉडी प्रेजेंट इन क्लोस्ट्रम विच प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिसीजेस, आईजीए। तो कई प्रकार की एंटीबॉडीज होती हैं, जैसे यहाँ पर भी आईजीए, आईजीएम, आईजीई और आईजीजी इस प्रकार से एंटीबॉडी दिखाई जा रही हैं। ये एंटीबॉडी का एक मॉलिक्यूल होता है जिसमें 2 लाइट चेन और 2 हेवी चेन होती हैं। ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है, यहाँ पर एंटीजन बाइंड होता है। द येलोइश फिलर क्लोस्ट्रम सीक्रेट बाय, चलो येलो कर देते हैं। The yellowish fluid colostrum secreted by mother milk during initial lactation has abundant antibodies IgA to protect infant. Infant means होता है नया बच्चा। अगला क्वेश्चन है कि एक जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है एंजियोस्पर्म में, हेल्प इन गाइडिंग पोलन ट्यूब। तो पोलन ट्यूब यानी जो ओव्यूल होता है वो पोलन ट्यूब को गाइड करता है, तो उसमें से वो किस चीज को गाइड करेगा, मतलब ये है, भी आगे समझाएंगे। जो ये ओव्यूल है पूरा फीमेल गैमेटोफाइट, यहाँ पर फिलीफॉर्म एपरेटस गाइड करता है पोलन ट्यूब को फ्यूज करने के लिए, यहाँ पर सिनर्जिड सेल्स में फ्यूज होने के लिए। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, द सिनर्जिड सेल्स हैव स्पेशल सेलुलर थिकनिंग एट द माइक्रोपाइलर एंड कॉल्ड फिलीफॉर्म एपरेटस which play an important role in guiding the pollen tube into synergid cell। ये आप सभी जानते हैं कि इसमें 7 सेल डेट न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सिनर्जिड सेल्स। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी एसटीडी नहीं है। तो हम सभी जानते हैं कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज हैं उसमें जेनाइटल बॉर्ड, सिफिलिस और गोनेरिया हैं, और वहीं पर ये टीबी है, ये एसटीडी नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस। जेनाइटल बॉर्ड जो है यहाँ पर ये वायरस से होने वाली बीमारी है, बाकी ये सभी बैक्टीरियल डिसीज हैं। जेनाइटल हर्पीस और हेपेटाइटिस बी का कोई ट्रीटमेंट नहीं है।
अगला क्वेश्चन पूछा गया है 157। एक मिनट, छूट गया क्या? ट्यूबरक्लोसिस, पोलन, सिनर्जिड सेल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है लैक ऑपेरॉन से। तो यहाँ से कौन सा स्टेटमेंट सही है पूछा गया है। पहला स्टेटमेंट है गैलेक्टोज कैन एक्ट एज अ इंड्यूसर फॉर लैक ऑपेरॉन। ये गलत है, गैलेक्टोज इंड्यूसर के रूप में काम नहीं करता है। लैक्टोज एक्टिवेट रिप्रेसर टू बाइंड टू ऑपरेटर, ये भी गलत है, लैक्टोज नहीं, ये रिप्रेसर का काम करता है। और इन सभी के जेड बाई, इन सभी जीन के अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, अलग अलग जीन को ये चीज़ों को कोड करते हैं। जैसे जेड जीन कोड करेगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज को, परमीएज को बाइजीन, और इस प्रकार से। तो ये भी गलत हो जाएगा। सही ऑप्शन है इसका सेकंड वाला, जीन आई इज कंटिन्यूटिवली एक्सप्रेस्ड। तो ये लैक ऑपेरॉन का पूरा मॉडल है। इसके लिए, इसको समझने के लिए अलग से पूरी क्लास लगेगी, क्योंकि इसमें काफ़ी कन्फ्यूजिंग पॉइंट्स होते हैं। बस आपको जो स्टेटमेंट है हम वो बता दें कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज कैन नॉट एक्ट एज अ इंड्यूसर फॉर लैक ऑपेरॉन। और एक जो स्टेटमेंट सही है ये यहाँ पर लिखा हुआ है। और भी प्रकार के लैक ऑपेरॉन होते हैं, जैसे यहाँ पर ट्रिप्टोफैन के लिए, बैलिन के लिए, हिस्टाडीन के लिए अलग अलग लैक ऑपेरॉन होते हैं। और आईजीन का मतलब होता है इंड्यूसर नहीं होता है, ये भी याद रख लेना है। आईजीन का मतलब यहाँ पर है इनहिबिटर। तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो सही हो जाएगा। अब मैचिंग पूछी गई है, मैचिंग मिलाना है। ट्रांसफॉर्मेंट क्या है? तो ओरी का मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सिलेक्शन एंटीबायोटिक, क्लोनिंग साइट रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के थ्रू पता चलती है, और ट्रांसफॉर्मेशन जब हम करते हैं तो किसी बैक्टीरिया में होस्ट सेल को डाला जाता है, प्लाज्मिड को। तो क्लोनिंग साइट और जो रिस्ट्रिक्शन साइट हैं, यहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। और रोप के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, रोप कोड्स फॉर प्रोटीन इन्वॉल्व इन रिप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड। जो रोप वाली मैचिंग है, सॉरी ओरी की है ना, सॉरी। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाला पॉइंट है ये वाला। ओरी मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, सही तो है। अगला क्वेश्चन हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम से है। इसका ये फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर 0.1 की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू 0.1 है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 0.01। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, सेकंड ऑप्शन। यहाँ पर इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन दी गई है, और जब ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्पर्म मोटिलिटी किसकी वजह से होती है? तो स्पर्म में फ्लैजिला पाए जाते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म मोटाइल होते हैं। और ज़्यादातर 40% स्पर्म अच्छे से मोटाइल होना चाहिए। तो ठीक है, फोर्टी 40% स्पर्म विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए, 60% नॉर्मल शेप और साइज होना चाहिए। ये फ्लैजिला के बारे में दिया गया है, सीलिया के बारे में। तो फ्लैजिला का क्या काम होता है? स्पर्म सेल में मोटिलिटी, यूग्लिना में अलग अलग जगह फ्लैजिला पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन चैप्टर से। यहाँ पर उन्होंने ये पूछा है कि मान लो कहीं पर सेल्स की संख्या कुछ भी हो, 10 मिलियन है, उसमें से हर साल में क्या होता है
आपको सिंपल भाषा में समझाएं कि किसी जगह पर 10 लोग हैं, उनमें से 2 लोग मरते हैं 1 साल में और 2 लोग 1 साल में जिंदा होते हैं, मतलब जीवित होते हैं नए। तो बताइए कि उस जगह पर जनसंख्या वृद्धि कितनी होगी। तो 0 हो जाएगी, उतने ही लोग मर रहे हैं, उतने ही लोगों का जन्म हो रहा है, तो एक स्टेबल पॉपुलेशन यहाँ पर मिल के आएगी। तो आंसर जो है वो 10 का 10 ही रहेगा, 10 मिलियन। ऐसा क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है इस चैप्टर से, बस यहाँ इसका आंसर 0 आया था कि कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन था। कुछ नए जन्म हो रहे हैं, मोर्टेलिटी नेटिलिटी, इस प्रकार से। ये भी क्वेश्चन इसी टॉपिक से रिलेटेड मणिपुर नीट में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि जो 4 लिम्स होते हैं, यानी हाथ जो होते हैं ह्यूमंस में और बैट में, ये दोनों होमोलोगस क्यों हैं? ये होमोलोगस इसलिए हैं क्योंकि इन दोनों के स्ट्रक्चर सिमिलर हैं, यानी 5 उंगलियां बैट में भी पाई जाएंगी, 5 ह्यूमंस में भी पाई जाएंगी, बस उनका फंक्शन अलग अलग है। बैट भी मैमल्स है, लेकिन वो अपना जो विंग्स हैं, उनको 4 लिम्स हैं, वो उड़ने में यूजफुल हैं, और इंसानों का कुछ अलग फंक्शन है। इसीलिए एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इनके सिमिलर हैं, फंक्शन अलग अलग है, और इनको हम होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। तो बोथ स्टेटमेंट एसेंस रीजन करेक्ट, और रीजन भी इसका एक्सप्लेनेशन सही कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डाइवर्जेंट एवोल्यूशन एंड दीज स्ट्रक्चर आर होमोलोगस। ये होमोलोगस ऑर्गन है। होमोलोगस ऑर्गन यहाँ पर बैट और ह्यूमन की कंपैरिजन की गई है। तो आप इस हड्डी को देखें, इसको देखें, सिमिलर है, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ पर हैं, 8 यहाँ पर होंगी, 8 यहाँ पर होंगी, इस प्रकार से। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड बाय ए सिग्नल सेंड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम बाय रिलीज ऑफ। तो न्यूरोट्रांसमीटर का एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है एसिटाइलकोलिन। Release of neurotransmitter acetylcholine, a neural signal reaching this junction which generate action potential to sarcolemma. इनमें से कौन सा हार्मोन ह्यूमन प्लेसेंटा के थ्रू सीक्रेट नहीं होता है? तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है, और HCG ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन ह्यूमन प्लेसेंटा से सीक्रेट होते हैं, और ये ईस्ट्रोजन ओवरी से भी सीक्रेट होता है, प्रोजेस्टेरोन कॉर्पस ल्यूटियम से ज़्यादा सीक्रेट होता है। ये ह्यूमन प्लेसेंटा यहाँ पर होती है, और इसी से ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं यहाँ पर लिस्ट दी गई है। HPL ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, HCG ह्यूमन क्रॉनिक गोनेडोट्रोपिन। और जब प्रेगनेंसी की लास्ट फेज आती है तो उसमें रिलैक्सन भी सीक्रेट होता है, और ये केवल प्रेगनेंसी के टाइम पर ही ये हार्मोन सीक्रेट होते हैं। प्लाज्मोडियम मच्छर के अंदर जो क्या बोलते पैरासाइट होते हैं, मच्छर के अंदर जो स्पोरोजाइट होते हैं, उनकी उसमें एक जो प्लाज्मोडियम है उसमें फर्टिलाइजेशन जो है मच्छर की गट के इनसाइड होता है। ये ऑप्शन पूछा गया था, यानी कौन सा स्टेटमेंट सही था? तो पहला स्टेटमेंट सही था, बाकी सब गलत हैं। रिप्रोडक्शन लीवर में एसेक्सुअल होता है, RBC में एसेक्सुअल होता है, और स्पोरोजाइट जो हैं वो मॉस्किटो की गट में डेवलप होते हैं,
गैमेटोफाइट तो इंसानों के अंदर डेवलप होते हैं जब, चलो इसमें समझा देते हैं। फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट टेक प्लेस इन मॉस्क्यूटो गट। ये स्पर्म ह्यूमन का नहीं बनाना था इनको, ये इतना अच्छा थोड़ी होता होगा मच्छर के प्लाज्मोडियम का। तो जब मच्छर इंसानों को काटता है तो मच्छर के अंदर खून में पहुंच जाता है गैमेटोसाइट, और इसी में मेल गैमेटोसाइट भी हो सकते हैं, फीमेल गैमेटोसाइट भी। और जब मच्छर इंसानों को और जब इन्फेक्टेड मच्छर इंसानों को काटेगा तो इंसान के अंदर स्पोरोजोइट आ जाएंगे। ये सेक्सुअल लाइफ साइकिल लीवर में होती है, उसके बाद फिर गैमेटोसाइट डेवलप हो जाते हैं आरबीसी में। Parasite reproduce asexually in red blood cells. Bursting the red blood cell cause cycle of fever and symptoms release parasite infect new red blood cells। चलो ठीक है, हो गया। अब पूछा गया है कि प्राइमरी कंज्यूमर फूड चेन में कौन होता है। तो प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस होते हैं। जैसे ये पूरी फूड चेन दी गई है, तो जो घास है वो प्रोड्यूसर होते हैं, जो घास को खाएगा वो प्राइमरी कंज्यूमर होगा, और जो बकरी को यहाँ खाएगा वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया था कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन है, तो शाकाहारी होगा। जो भी घास को खाएगा वो हमेशा शाकाहारी होगा, चाहे खरगोश हो चाहे बकरी हो। ये है शाकाहारी। प्राइमरी प्रोड्यूसर फिर प्राइमरी कंज्यूमर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट हेनले लूप के बारे में सही है। तो देखिए, हेनले लूप की जो डिसेंडिंग पार्ट होता है उसमें पानी का एब्जॉर्प्शन होता है, बिल्कुल सही है, साल्ट का नहीं होता है। यूरिन कंसेंट्रेटेड होती है हेनले लूप में, ये भी सही है। रीएब्जॉर्प्शन सोडियम और वाटर का रीएब्जॉर्प्शन प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में होता है मैक्सिमम 99%, तो ये गलत है। एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑक्यूर इन द असेंडिंग लिम्फ ऑफ हेनले, ये भी बिल्कुल एनसीईआरटी की एग्जैक्ट लाइन है। तो ऑप्शन थर्ड इसका गलत हो जाएगा और ए बी डी सही हो जाएंगे। ये लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, अच्छा लाइट की वजह से ये सही इमेज नहीं लिख पाई है। तो यहाँ पर द असेंडिंग लिम्फ इज impermeable to water but allow transport of electrolyte actively और passively, देखो अब तो दिख रहा होगा। Therefore, as the concentrated filtrate is pass upward, it get diluted due to passage of electrolyte to the medullary pyramid। रीनीट 2026। तो इस जगह की बात की जा रही है कि यहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट का एब्जॉर्प्शन होगा, और यहाँ पर ज़्यादा मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है पीसीटी में। नियरली 99%। अगला क्वेश्चन 168, लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है जिसको हम रियलिस्टिक ग्रोथ मानते हैं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और रिसोर्सेस फाइनाइट है। लॉजिस्टिक ग्रोथ इसलिए सही होती है क्योंकि दुनिया में जो रिसोर्सेस हैं वो लिमिटेड हैं। ऐसा तो है नहीं कि आपके पास कितना भी खाना रखा हो, अगर ऐसा होता तो कोई संघर्ष ही नहीं करना पड़ता किसी को, ना कोई मेहनत करता ना कोई तैयारी। क्योंकि जब रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो जाते हैं तो जो ग्रोथ कर्व है वो ऐसा चला जाएगा, बहुत ही स्पीड से पॉपुलेशन बढ़ती है।
लेकिन रियल लाइफ में क्या है, कैरिंग की कैपेसिटी आ जाती है, रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, इसीलिए हमें रियल लाइफ में लॉजिस्टिक ग्रोथ यानी एस शेप का कर्व देखने को मिलता है। इसकी इक्वेशन होती है डी एन अपॉन डी टी बराबर आर एन के माइनस एन अपॉन के। अगला सीक्वेंस पूछा है वर्टिब्रल कॉलम का, तो सबसे पहले सर्वाइकल वर्टिब्री, थोरेसिक वर्टिब्री, लंबर, सैक्रम, कॉक्सी, ये सीक्वेंस होता है इनका। 26 टोटल संख्या होती है, बच्चों में 26 वर्टिब्री होती हैं। ये एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है कि अगर कंपटीशन में दोनों स्पीसीज को नुकसान होता है, म्यूचुअलिज्म में दोनों को फायदा होता है, दोनों को फायदा दोनों को नुकसान, एक को फायदा एक को नुकसान, एक को फायदा एक को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सरल क्वेश्चन है बिल्कुल, इस चार्ट से आप इसको समझ सकते हैं। बस कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, धैर्य बनाए रखें। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया है कि एक एंजियोस्पर्म है, उसका एंडोस्पर्म है जो कि 3n होता है, अगर उसकी क्रोमोसोम नंबर 36 है अगर उस प्लांट में, तो एंडोस्पर्म में कितनी संख्या हो जाएंगे। तो हेप्लॉइड में अगर क्रोमोसोम होंगे 18, डिप्लॉइड में हो जाएंगे 36 और ट्रिप्लॉइड में हो जाएंगे 54। इस प्रकार से क्वेश्चन था। ऐसा ही क्वेश्चन पहले भी पूछा गया है कि एक पाइनस प्लांट है, उसके पॉलन ग्रेन में 6 क्रोमोसोम है, तो एंडोस्पर्म में कितने होंगे। तो पाइनस का एंडोस्पर्म क्या होता है, हेप्लॉइड होता है, तो पॉलन ग्रेन भी हेप्लॉइड होता है, तो इसका आंसर 6 आ जाएगा। एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि 16 क्रोमोसोम हैं जिम्नोस्पर्म में, तो एंडोस्पर्म में कितने होंगे। तो पत्ती डिप्लॉइड होती है, तो एंडोस्पर्म हेप्लॉइड होता है, तो यहाँ पर 8 क्रोमोसोम हो जाएंगे। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि एंडोस्पर्म डेवलप, ये ट्रिप्लॉइड होता है, ये लिखा हुआ है। यहाँ भी जिम्नोस्पर्म में, सॉरी, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म, एंडोस्पर्म इन जिम्नोस्पर्म इज हेप्लॉइड। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा एंजाइम सिंथेसाइज प्रिक्वेसर ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, जिसका नाम है एचएनआरएनए, वो प्रिक्वेसर ऑफ मैसेंजर आरएनए होता है। 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं, इसमें से यहाँ लिखा हुआ है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, ट्रांसक्राइब, प्रिक्वेसर ऑफ मैसेंजर आरएनए। ये 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड और थर्ड दिए गए हैं। इनकी शॉर्ट ट्रिक हम आपको अलग से बना करके देंगे, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है अगर आपको आवश्यकता लगती है तो। धन्यवाद। 173 वाला क्वेश्चन है कि प्लाज्मिड आर ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग डीएनए होते हैं, ये भी सही है। प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ये भी सही है। मान लो कोई बैक्टीरिया है तो उसका खुद का डीएनए होगा और प्लाज्मिड का खुद का डीएनए अलग से होगा, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। एक मिनट। प्लाज्मिड आर ऑटोनोमसली रिप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ साल्मोनेला टाइफिमेरियम। स्टैनले कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर एक्सप्लाइज दिस इन 1972 बाय आइसोलेटिंग 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बाय कटिंग आउट ऑफ ए पीस ऑफ डीएनए फ्रॉम प्लाज्मिड विच वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्फर्मिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। मान लो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है इस प्लाज्मिड में, और इस छोटे से हिस्से को काट के अलग कर दिया, तो अब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मैनी थीका आर प्रेजेंट इन ईच लोब ऑफ टिपिकल बाइलोब एंथर।
बाइलोब एंथर में कितने थीका पाए जाते हैं? तो इसमें डाइथीकस कंडीशन देखने को मिलती है, बाइलोब्ड कंडीशन, डाइथीकस बाइलोब्ड। तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन से क्या होता है? एक तो स्टेबलाइजेशन आती है, एक डायरेक्शनल चेंज होता है, या डिसरप्टिव चेंज होता है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इसका आंसर नहीं है। तो ये बाइलोब्ड कंडीशन, डाइथीकस का ऊपर वाले का एक्सप्लेनेशन। वहीं पर जो साल्टेशन, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, डार्विन के वेरिएशन स्मॉल और डायरेक्शनल होते हैं। वहीं पर म्यूटेशन रैंडम होती है। यहाँ पर नेचुरल सिलेक्शन की फेज दी गई हैं कि नेचुरल सिलेक्शन जो है स्टेबलाइजेशन हो सकता है उसका, डायरेक्शनल हो सकता है, या डिसरप्टिव। ये तीनों प्रकार के नेचुरल सिलेक्शन में हो सकते हैं। और आप देखिए यहाँ पर कैपिटल ए का पूछा था उन्होंने कि अगर कैपिटल ए की वैल्यू 0.1 है तो इसकी पूरी वैल्यू पूछी थी उन्होंने, 0.01 इसका यह आंसर आ जाएगा। एच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो एनर्जी फ्लो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की तरफ यूनिडायरेक्शनल फ्लो होता है, ये भी सही है। कुछ लॉस भी हो जाती है, और एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, अपराइट पिरामिड बनता है इस प्रकार से, इन्वर्टेड नहीं बनेगा। और एनर्जी ट्रांसफर 10% लॉ को फॉलो करती है, यहाँ पर 1% लिखा हुआ है। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फॉलो 10% लॉ, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर, 90% लॉस। ये मैचिंग भी बहुत ही सरल मैचिंग है कि ऑक्सीटोसिन जो बच्चे का जब जन्म होता है तो कॉन्ट्रैक्शन करता है यूटेरस का। वैसोप्रेशन वाटर के रीअब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल होता है, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट इन द किडनी। एलएच हार्मोन, ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, ये जो ग्राफ ऊपर साइड में होता है यहाँ पर, वो ओव्यूलेशन को प्रमोट करता है। और अगर ज़्यादा ग्रोथ हो जाए तो इसको एक्रोमेगेली कहते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन एक्ट ऑन स्मूथ मसल्स अवर बॉडी, स्टिमुलेट कॉन्ट्रैक्शन इन फीमेल, विगरस मूवमेंट यूटेरस, चाइल्ड बर्थ। और वहाँ पर जो ड्यूरेटिक हार्मोन है, रीअब्जॉर्प्शन, ऑक्सीटोसिन, वैसोप्रेशन और एक्रोमेगेली के बारे में दिया गया है। एक्सेस सीक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इन एडल्ट स्पेशली इन मिडिल एज कैन रिजल्ट इन सीवियर डिसफिगरमेंट स्पेशली ऑफ द फेस, एक्रोमेगेली। ये खली जो विज्ञानक नहीं, खली जो रेसलर था WWE में, उसको ये बीमारी थी, इसलिए उसका चेहरा थोड़ा सा अलग सा है खली का, द ग्रेट खली। इसमें पूछा गया है कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन कौन से हैं? तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन बोन मैरो और थाइमस होते हैं, तो बाकी के जो बचे हैं वो सेकेंडरी हो जाएंगे। इसमें टॉन्सिल्स हैं, स्प्लीन है। तो यहाँ पर ये थाइमस फर्स्ट प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होता है, और बोन मैरो प्राइमरी होता है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में स्प्लीन, लिम्फ नोड, टॉन्सिल्स, पेयर ऑफ पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि जो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है उसमें डीएनए बाइंड करता है, प्राइमर किस जगह पर, डीएनए में प्राइमर किस जगह पर बाइंड करेगा? तो एनेलिंग की जगह पर ये प्राइमर बाइंड करता है, एनेलिंग में ये प्राइमर बाइंड करता है इस जगह पर, सेकेंड वाली यहाँ पर प्राइमर बाइंड करेगा। लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है
कि जो डाउन सिंड्रोम है वो एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम की वजह से होता है, ये गलत है। इसमें तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ जाते हैं डाउन सिंड्रोम में, 21 क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है इसमें। टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम कम हो जाता है, X0 कंडीशन देखने को मिलती है, तो इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा और पहला स्टेटमेंट भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में दिखाया गया है कि यहाँ पर ये ट्राइसोमी हो जाती है 21 क्रोमोसोम की, और ये टर्नर सिंड्रोम के सिम्टम्स हैं शॉर्ट स्टेटर एंड अंडरलाइन फीमाइन कैरेक्टर। Absence of X chromosome with 45 with 0 X0. Such females are sterile, ovary are rudimentary beside feature including lack of secondary sexual character। इसी के साथ ही ये हमारे 180 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ये आपके लिए रफ वर्क है। NTA वालों ने एक्स्ट्रा 2 पेज दिए थे क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री के पेपर काफ़ी लेंदी थे। कैसा लगा आपको ये लेक्चर? आशा करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा। काफ़ी मेहनत से ये पॉइंट छांटे गए हैं। हमारे पास अभी माइक नहीं है जिसकी वजह से आवाज़ थोड़ी सी साफ नहीं होगी। धन्यवाद। क्लास इसी के साथ ही पूरी क्लास कंप्लीट होती है।